मेरे हस्बैंड आज भी आए हैं मुझे लेकर के यहाँ पर, तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अगर वो शायद मेरा साथ नहीं देते और मेरे अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचानते तो मैं शायद यहाँ पर आज खड़ी होती और आप लोग। मुझे भी मन में यार ये लगता था कि साला इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करी, हमेशा क्लास में इतनी फर्स्ट डिवीजन आई, तो हमेशा से ये रहता था यार इतना पढ़ लिख के शादी कर ली है और अब तो साला बस वही है ना। मतलब मेरी आंखों से आंसू रुके ही नहीं थे, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के रोई थी, इतना जोर जोर के। तो हमेशा सोच और सपने बड़े देखो। मेरी बेटी इंदौर की इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ती है, पीएससी की तैयारी कर रही है, कलेक्टर बनने वाली है यूपी। और युद्ध में अगर आपके हथियार, आपके नोट्स नहीं हुए तो आप नहीं जा पाओगे। सर इस तरीके से ये नोट्स बनाने का तरीका है, समझ में आ गया आपको। पीएससी के इंटरव्यू में तो ये होता है कि मतलब 15 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं इंटरव्यूअर कि हमको स्वर्ग में भेजना है कि नर्क में भेजना है। मतलब बहुत ईमानदारी से पढ़िए, है ना। आपके मम्मी पापा ने सच में आपको बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशा के साथ यहाँ पे आपको भेजा है। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको आपकी पसंद का लड़का या लड़की आपको मिल जाएगी। ने बहुत सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए आज आप सभी लोग स्टूडेंट हैं और मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके मैं 2 मिनट भी जो है वो वेस्ट ना जाने दूं। जो भी आज मैं बात बोलूं वो सिर्फ मुद्दे की बात बोलूं और फालतू बकवास मैं आपसे करूं नहीं, क्योंकि मैं समय की कीमत समझती हूँ। आज आवाज थोड़ी सी मेरी भारी है क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम है। सर लोगों ने अभी आपको बताया कि मैंने 2 बार डिप्टी कलेक्टर, है ना, और तीसरी बार हैट्रिक। ऐसा मैंने कोई इंटेंशनली नहीं किया, है ना। 2019 का रिजल्ट लेट हो गया था, 2019 का मेंस मैंने पहले दिया था, उसका सिर्फ इंटरव्यू बाकी था और इतने में 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया था जिसमें मुझे डीसी मिला था। 19 का इंटरव्यू देने के लिए चाहे तो मैं नहीं भी जाती, लेकिन इसलिए गई क्योंकि वहां पे थोड़ा सीनियरिटी का इशू था। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे तो हमारा एक बार भी नहीं हो रहा है और मैडम 2-2, 3-3 बार ऐसा कर रही है ना। मैंने जानबूझ के नहीं किया, रिजल्ट लेट हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। हर एक स्टूडेंट अभी जो यहाँ पे बैठा है अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है तो लोग उसको नहीं जान रहे। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी ऐसे बुलाया जाएगा कि आप भी अपनी स्टोरी बताइए, ताकि दूसरा कुछ उससे मोटिवेशन ले करके और उसको एक कहीं से कुछ ना कुछ लिंक मिल जाए। ठीक है, तो मैं भी जब सिलेक्ट नहीं हुई थी तब आप ही की तरह ऐसे बैठती थी और जहां से कुछ लिंक के बारे में मुझे पता चलता था तो मैं तुरंत वहां पे चली जाती थी। मेरा 2014 में ग्रेजुएशन एमएससी में कंप्लीट हुआ, 2012 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 2014 में मैंने पीजी किया था एमएससी होलकर साइंस कॉलेज से, इंदौर की ही मैं रहने वाली हूँ। तो जब 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो तब मुझे करियर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, है ना। अभी 2023 चल रहा है तो आप लोगों को तो ये सेमिनार वगैरह मिल जाते हैं और यूट्यूब पर तो बहुत भयंकर बाढ़ सी आ गई है, बहुत ज्यादा गाइडेंस है, पहले इतना नहीं था। और मैं, आपने पालरा क्षेत्र का नाम सुना होगा, 3 इमली के आगे, वहीं पे पालरा में कुमार भट्टी नाम का छोटा सा गांव था, वहीं पे मैं रहती थी और स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। एक साधारण से स्कूल में ही मैं पढ़ी थी, हिंदी मीडियम वो स्कूल था, बहुत छोटा सा स्कूल था। 10th तक वहां पे किया, 10th में नंबर अच्छे आए थे तो फिर 11th 12th में मैंने छावनी में कमला नेहरू स्कूल से किया था। तो साइकिल से जाती थी पालरा से छावनी तक और फिर घर पे आती थी और अपनी तैयारी करती थी। कुछ भी एम क्लियर नहीं था, बस यही था कि यार क्लास में टॉप करना है और जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको घर आके अच्छे से पढ़ना है और बस एग्जाम अच्छे से निकलना चाहिए। बस इतना ही जीवन का उद्देश्य था और ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ सोचा नहीं था कि कुछ बनना है, अधिकारी बनना है, कुछ नहीं सोचा था। जब ग्रेजुएशन हुआ 2012 में तो मेरे फादर ने मुझे बोला बेटा पीएससी की तैयारी करो, तो मुझे लगा कि जैसे बीएससी होता है वैसे पीएससी भी कुछ होता होगा। तो मैंने उनको बोला कि पापा मैं तो एमएससी करूंगी। तो मैं, पापा ने बोला ठीक है कर ले, तेरी इच्छा है तो एमएससी कर लिया,
है ना, अपनी थोड़ी सी डिग्री को मैंने बढ़ा लिया। पीएससी का तब तक कोई मतलब पता नहीं था। फिर क्या हुआ, 2014 में जब पीजी कंप्लीट हुआ तो एक साल स्कूल में पढ़ाया 15-16 तक, और 2016 में एक अच्छा रिश्ता आया तो शादी हो गई मेरी। तब भी नहीं सोचा था कि कुछ करूंगी। फिर उसके बाद जब साल 2 साल मैंने घर परिवार को संभाला तो 17-18 में मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मुझे सजेशन उसने दिया, क्योंकि मैं घर में खाली बैठी रहती थी और हमेशा से पढ़ाई में अव्वल थी। तो मुझे ये बोला गया कि यार घर में बैठ करके तुम समय ऐसे खाली मत करो, क्योंकि घर का काम भी कितना करोगे आप, है ना। 11-12 बजे आपका पूरा खाना बन जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप। तो फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पीएससी की तैयारी करने का मैं सोच रही हूँ। तो एग्जाम कभी नहीं निकली, है ना एग्जाम कभी भी नहीं निकली। तो मेरी एक मेंटेलिटी बन गई थी कि यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये निकलती ही नहीं है, और ये जो निकलती है ना वो लोग तो एकदम ऊपर से कहीं से आते हैं बन के, उन्हीं की निकलती है, एक आम स्टूडेंट की तो निकल ही नहीं सकती। ये मेरी धारणा, मेरी नेगेटिविटी बन गई थी। क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है ना, इसलिए। तो लड़की में दम है और ये कुछ कर सकती है। अगर वो चीज मेरे अंदर वो नहीं देखते तो वो क्या इतना रिस्क लेते कि अपनी वाइफ को पढ़ाने का, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड चाह रहे तो जरूरी नहीं कि और फैमिली मेंबर भी ये चाहेंगे कि आप पढ़ो, है ना। आप पहले से पढ़ लिख के ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर से शादी कर रहे हो तब तो ये बात पता रहती कि हाँ यार भाई नहीं, वो लड़की तो जॉब में है, इतनी बड़ी अधिकारी है। लेकिन बनने के पहले का जो स्ट्रगल होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड आज भी आए हैं मुझे लेकर के यहाँ पर, तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अगर वो शायद मेरा साथ नहीं देते और मेरे अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचानते तो मैं शायद यहाँ पर आज खड़ी होती और आप लोग इतना समय दे रहे होते मुझे सुनने के लिए। तो वो चीज उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी दारोमदारी थी मुझ पर कि मुझे इनका नाम नहीं डुबोना है ना, नहीं तो लोग ताना मारते और पढ़ा लो, कुछ नहीं हो रहा। घर का काम ही करती है महिलाएं तो शादी के बाद, और कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी मन में यार ये लगता था कि साला इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करी, हमेशा क्लास में इतनी फर्स्ट डिवीजन आई, 10th में स्कॉलरशिप मिली थी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से 30,000 रुपए की। तो हमेशा से ये रहता था यार इतना पढ़ लिख के शादी कर ली है और अब तो साला बस वही, है ना, मतलब तो ऐसा नहीं है। शादी जो होती है वो जीवन का अंत नहीं होती है, जीवन की शुरुआत होती है। बस नजरिया है अपना अपना देखने का कि हम किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2017 का एंडिंग था, नवंबर दिसंबर, और जनवरी 2018 में 2017 की प्री थी। तो 1-2 महीने में तो कोई प्री निकलने से नहीं निकला मेरा 2018 वाला प्री। फिर 2018 में ही अप्रैल में एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। तो मैं उसके लिए एकदम पागलों की तरह लग गई। सुबह मैं जल्दी 6 बजे उठती और मुझे ये था कि 9 बजे कैसे ना कैसे करके घर छोड़ना है, लाइब्रेरी जाना है, क्लास जाना है और बिल्कुल पढ़ना है। तो टिफिन वगैरह अपना सब बांध के घर का काम करके और फटाफट से निकलती अपनी स्कूटी से। मेरा घर इधर इंदौर में ही है, आने में आधा घंटा लगता है, तो मैं इधर भवरकुआ में ही आके तैयारी करती थी। और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। 7 बजे तक मैं बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ती थी और फिर अपने घर चली जाती थी, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता था टीचिंग का। तो फिर मैंने ऐसे करके जो है वो तैयारी की। 3 महीने तक मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत रणनीतिक रूप से तैयारी की और उसका मैंने मेंस निकाला मेरे पहले अटेम्प्ट में, और मात्र 3 महीने की तैयारी में। मैं खजूरी बाजार चली गई थी उस समय। उस एग्जाम में एक पब्लिक एड का जो था सिलेबस था, तो जब पीएस, ताकि मुझे ये पता चले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, और तैयारी अच्छी की। मेंस निकला, इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू देकर आई। जब फाइनल रिजल्ट आया उस लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन नीचे अनुपूरक सूची में वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो मुझे बहुत दुख हुआ यार। मेरे मन में फिर गलत धारणा बन गई कि यार मेंस निकल सकता है, इंटरव्यू नहीं निकल सकता।
तो ये था। तो मैं बहुत ज्यादा एकदम टूट गई थी यार, क्योंकि शादी के बाद तैयारी करना और इतनी मेहनत करी, घर से ऐसे निकल के आना। और मतलब अगर एक महिला बाहर आके काम करती है तो अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल करके वो काम करती है ना। यहाँ पे भी बहुत सारी नारी शक्ति बेटी है, 50-50 का रेशो है। तो बड़ा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है कि माता पिता अपनी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए ये यहाँ पर भेज रहे हैं इंदौर में, और लड़कियां पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है ना। लड़के लोगों से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी सब मेरे भाई समान हो, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात है कि फिर जब रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब क्विट करना चाहिए। बहुत प्रेशर था। मेरे हस्बैंड फिर उन्होंने मुझे धैर्य बंधाया कि सिमी तेरी किस्मत में ना इससे भी कुछ बड़ा लिखा है। तो मैंने बोला यार इससे बड़ा क्या लिखा होगा, अच्छी वाली जॉब है, 11 से 5 की ऑफिस जॉब है, बढ़िया से घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, इससे बढ़िया जॉब क्या, यूनिवर्सिटी में बैठना है जाकर के, और इससे तो अच्छी जॉब कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अरे उन्होंने बोला नहीं नहीं तू सब्र कर, इससे भी अच्छा होगा, सब अच्छा होता है, जो होता है वो अच्छा होता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है यार ये बोल रहे हैं तो कुछ हो सकता है अच्छा होगा। फिर मैंने उसके बाद वापस से तैयारी स्टार्ट करी। 2019 की प्री मैंने दी। बहुत दिन तक तो मेंस ही नहीं हुई उसकी, 1-1.5 साल तक तो फिर सोचा कब होगी मेंस। फिर मेंस हुई, कोविड का जब लॉकडाउन लगने वाला था उसके जस्ट पहले ही मेंस हुई थी। फिर रिजल्ट ही नहीं आया मेंस का। रिजल्ट भी आया तो आप सबको पता है कि वो एग्जाम जो थी वो बहुत लंबी खिंच गई है ना, कई कारणों से बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई। अब जाके उसका अभी रिजल्ट आया। तो फिर इतने में 20 की एग्जाम आई, उसके लिए फिर बहुत तैयारी की, और फिर फाइनली जो है मैं वो सिलेक्ट हुई। जब 9 जून को रिजल्ट आया था 2020 की पीएससी का फाइनल, और उसमें लिस्ट में मेरा तीसरा नाम था, पूरे एमपी में 3rd रैंक लगी थी। तो वो दिन था, मतलब मेरी आंखों से आंसू रुके ही नहीं थे। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के रोई थी, इतना जोर जोर के, कि जो मेरा मतलब 2017 से लेकर के और 2023 में रिजल्ट आया था, आप सोचिए 6-7 साल। तो पूरा फ्रस्ट्रेशन जो था, भगवान ऐसी गत किसी की भी ना करे, इतना लंबा एग्जाम कभी ना खिंचाए, क्योंकि एक बच्चे को जो तकलीफ होती है ना वो मैं समझ सकती हूँ। तो उस दिन लेकिन ये था कि उस दिन के बाद जो था वो पूरी लाइफ बदल गई थी। मैं 7वें आसमान पर कि यार मैं सिलेक्ट हो गई, और वो रिजल्ट देख के तो भरोसा ही नहीं होता था कि तीसरी रैंक लगी है। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि यार तीसरी रैंक मेरी लगेगी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी तैयारी का पिछला रिकॉर्ड देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार मेहनत तो की थी मैंने। लोगों को ऐसा लगा यार ये इस लड़की की रैंक लगेगी, कैसे लग गई इसकी। लेकिन ये रहता है कि जब हम मेहनत करते हैं ना तो वो चीज जो है वो आपके काम में आती है। तो वही मेरे साथ हुआ। फिर 2019 का रिजल्ट आ गया। इससे कुछ ज्यादा मुझे फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रिजल्ट था। अब देखते हैं कि मैं ज्वाइनिंग 19 में करती हूँ या 20 में, है ना, क्योंकि 19 वाला अभी भी प्रावधिक रिजल्ट है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं है। तो ये थी मेरी यात्रा, मेरे संघर्ष की कहानी, है ना। इसमें मैंने आपको मोटा मोटा बताया ताकि आपका ज्यादा समय यहाँ पे खराब ना हो। अब मैं एमपीपीएससी की स्ट्रेटेजी के बारे में जो है वो पूरा डिस्कस, मैंने जैसे आपको बताया पढ़ाया भी था, है ना। शादी के बाद मैं जब घर से निकली थी कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने कोचिंग क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया था। आपने पीटीसी का नाम सुना होगा, है ना। हाँ, वहां पे भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने पढ़ाया था। लेकिन फिर मुझे लिंक मिली कि यार पढ़ाने से अच्छा कि मैं खुद क्यों ना तैयारी करूं, क्योंकि एकेडमिक्स इतने अच्छे हैं और पढ़ने में इंटेलिजेंट हूं, है ना। तो मैंने फिर पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। और जब मेरी पहली बार प्री निकली थी 2019 की, तब मैंने पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मैं 19 की प्री थी उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो देखो क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपको माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, वो आपके सिलेक्शन का महत्वपूर्ण आधार होता है ना। बहुत सारे बच्चे बेचारे, उनको माहौल ही नहीं मिल पाता, एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाता। अगर मान लो कि मेरे कंधों पर मेरे परिवार को कमा करके खिलाने की जिम्मेदारी होती, तो क्या मैं इतना टाइम इस एग्जाम को दे पाती? नहीं,
है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सच में मुझे ये जिम्मेदारी निभाना पड़ती तो मैं ये नहीं कर पाती, मैं कर पाती, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कठिन होता, क्योंकि एक आम बच्चा जो प्योर स्टूडेंट है उसको पूरी तरीके से तैयारी ही करनी है, पूरा टाइम उसको तैयारी पे ही देना है। अगर अब आपको जॉब करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब के साथ पीएससी नहीं कर सकते। अरे यार, आदमी के पास खाने के लिए उसके घर में नहीं है तो वो कमाएगा तो सही ना, किसी एग्जाम से पढ़ करके उसकी जिंदगी तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसको उसके साथ करना पड़ेगा। तो आज हम हर तरीके के स्टूडेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक जो कि प्योर स्टूडेंट है, ठीक है, एक प्योर स्टूडेंट है, इसका जो मेन एम है वो केवल स्टडी करना है और ये पढ़ने के लिए ही इंदौर आया है और ये 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? बहुत कम है। जिस उत्साह से आप आए थे मुझे तो लगा सभी हाथ खड़े कर दोगे। डर के मारे नहीं कर रहे। तो देखो, ये सच है, ये सच है, ये वाली चीज थोड़ी कठिन है, लेकिन ये एक ही बार में सीधे सिलेक्शन तक पहुंचाती है और रैंक लगती है इसमें, रैंक, ठीक है ना। मैंने ये किया है, 12 से 14 घंटे मैंने पढ़ाई की है ईमानदारी से, ठीक है ना। अभी मैं अपने नोट्स में बताऊंगी ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैडम जबरन घुमा तो नहीं रही है। जो प्योर तो है, जो 12 से 14 घंटे पढ़ाई तो कर सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, उनको चाय सुट्टा बार पे चाय पीनी है, टिंकुस पर उनको पिज्जा खाना है, ठीक है ना। दोस्त का बर्थडे आया, पार्टी करनी है, कभी मांडव निकलने घूम गए, कोचिंग की छुट्टी है तो, कभी कोई नई मूवी लगी तो चले गए उधर, है ना। एक ऐसे स्टूडेंट है। तो क्या होता है, 3-4 साल इंदौर में बहुत मस्ती कर ली, फिर घर का टिकट इनका कट जाता है, ठीक है ना। अगर लड़का है तो फिर उसको कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, उसकी शादी हो जाती है, और लड़की है तो फिर वो जॉब करे या नहीं करे उसकी मर्जी, और उसकी शादी हो जाती है। एक ऐसे बच्चे, और यही बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ये ऐसे में इरेज करता है क्या सर? हाँ, बस ठीक है। ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे मैम, हमको तो याद ही नहीं हो रहा है, प्री करे कि मेंस करे, कौन सी एग्जाम की तैयारी करे। तो वो ये बच्चे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे नहीं बनना है। ऐसे बच्चे या तो किसी व्यापम व्यापम की एग्जाम में पटवारी का पोस्ट ले लेते हैं, मतलब बड़ा सोचो यार, हमेशा आपकी सोच बड़ी रखो। अब मैं बताओ, पटवारी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन यार वो आप एकदम नीचे वाली पोस्ट को ही सोचोगे और खुदा ना खास्ता उसी में अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तो क्या कुछ हाथ आएगा क्या? अभी आपने देखा पीएससी के रिजल्ट में यूपीएससी के लोग टॉप करते हैं, ऊंचा सोचते हैं, तो यूपीएससी नहीं मिलता तो पीएससी तो मिलता है ना। अब तुम ले देके नीचे का सोचोगे तो बताओ उससे नीचे का क्या मिलेगा? हाँ, उससे नीचे का क्या मिलेगा? तो हमेशा सोच और सपने बड़े देखो। पैसे लगते हैं क्या? सपने देखने में पैसे लगते हैं क्या? है ना। आपको सपना आया कि आप किसी बड़ी रियासत के राजा हो, उस समय के लिए ही आपको बड़ी खुशी महसूस हुई, तो बताओ क्या हर्ज है? आपके जहन में तो आया ना, आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा ना। सोचोगे तब ही एग्जीक्यूट होगा, तब ही इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने जब शादी के बाद प्राइवेट जॉब की थी और पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मुझे लोग बोलते थे पीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। मैं मतलब आपको बताऊं, मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी एनसीईआरटी की, और मैंने एक दो बार उसको ऐसे नेट पे सर्च करके पढ़ने के लिए मैंने देखा, तो मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो पूरा मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, इतना सारा है, इतना ज्यादा है।
और उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम बच्चों के लेवल से उठा करके और कहानी और स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। तो मैंने बोला ये एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस तो बना देगी आपका, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो फिर मैंने उसको स्किप किया। मतलब जब मैं लोगों से सोचती थी, पूछती थी कि तैयारी कैसे करें, तो मुझे पता ही नहीं था यार। मतलब ये आप लोग तो फिर भी लकी हो कि इतनी सारी चीजें हैं, सेमिनार मिल रहे हैं और यूट्यूब आ गया है और सारी चीजें। मैं तो कभी किसी सेमिनार में गई नहीं सिलेक्शन के पहले से। तो कोई बोलता था कि यार वो पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, उसके बाद ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो होगा ही नहीं मेरा तो, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़वाई गई नहीं अपने से। और ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ली, बोल तो छठी से लेके 10वीं तक की, छठी से लेके 12वीं तक की कैसे पढ़ेंगे यार इतना सारा। तो नहीं, देखो एक चीज होती है स्ट्रेटेजी, है ना। दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक तो ये पूरे एकदम बिल्कुल भी फोकस नहीं है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है जो थर्ड कैटेगरी के हैं, इनको बेचारों को थोड़ी जॉब भी करनी है क्योंकि थोड़ी परेशानी है, और उसके साथ में इनको स्टडी भी करनी है। ठीक है, तो आज मैं इन दो स्टूडेंट पे ही जो है वो बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये वाले स्टूडेंट या तो इधर आ जाओ आप और इधर आ जाओ। ये रहोगे तो मैं बात भी कर लूंगी ना, हमेशा परेशान रहोगे बच्चों। ठीक है ना। तो अभी हम इधर और इधर बात करने वाले हैं। कोई भी एग्जाम की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारा सिलेबस। ठीक है, वो होता है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप व्यापम की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो उसका सिलेबस जो है वो आपके पास होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, 2020 में पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था और आज 2023 चल रहा है ना। तो ये 19 के समय से ये सिलेबस 4 साल हो गए, मैंने इसको रिप्लेस नहीं करा, टेप वेप भी लगा लिए है ना। ये सिलेबस कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, क्योंकि प्री के तो इतने ज्यादा नोट्स बना नहीं सकते अपन, है ना। तो कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है ये सब मैंने इसमें अंडरलाइन किया है और लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, है ना। नहीं दिख रहा तो मत हो परेशान, 2 ही पेज है सिलेबस के। तो बताने का मोटो ये है, ये इसलिए दिखाया मैंने कि अगर आपके पास अभी सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं है ना तो आज ही निकला के अपनी स्टडी टेबल पे उसको रख लेना, बिना सिलेबस के चक्कर खाते रह जाओगे पीएससी के एग्जाम में, मैं सच बता रही हूँ। तो सिलेबस होना चाहिए आपके पास में, उस सिलेबस को पहले पढ़ो, 2 बार पढ़ो, मोबाइल में नहीं, हार्ड कॉपी में। ठीक है, हार्ड कॉपी में होना चाहिए। अच्छा बताओ ईमानदारी से कितने बच्चों के पास में हार्ड कॉपी में सिलेबस है, जिसको परसेंट ओनली 70% के पास में नहीं है सिलेबस हार्ड कॉपी, तो उसका निकालो। अच्छा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिस एग्जाम की वो तैयारी करते हैं उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, 30% ओनली। तो देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, है ना, कुछ चीजें बोलते हैं ना गांठ बांधने वाली होती है। तो एक तो ये है कि सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, दूसरा ये उस एग्जाम का जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपने सॉल्व करा होना चाहिए, उसकी भी हार्ड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ये 2 आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं है आपके पास में तो आप आज ही इसको करें। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 10 यूनिट है, ठीक है ना। पहले यूनिट में आपका हिस्ट्री है, एमपी की हिस्ट्री है, दूसरी यूनिट में भारत की है, तीसरी यूनिट में ज्योग्राफी एमपी की, चौथी यूनिट में भारत की ज्योग्राफी है, 5वीं यूनिट में एमपी की इकोनॉमी है और पॉलिटी है ना, छठी यूनिट में भारत की इकोनॉमी पॉलिटी है, 7वीं यूनिट में साइंस है और 8वीं यूनिट में आपका शायद करंट अफेयर है और 9वीं यूनिट में, है ना, और 10वीं यूनिट में आपका आयोग है ना। 9वीं यूनिट में क्या है आपका कंप्यूटर है, साइंस। हाँ हाँ ठीक है।
तो ये आपका सिलेबस है। अब आपने क्या किया कि पढ़ना स्टार्ट किया पहली यूनिट से और उठा लिया हिस्ट्री एमपी का और ढे घोट मार रहे हैं, एकदम रट्टा मारे जा रहे हैं, पर आपने पेपर उठा के नहीं देखा। अभी आप पेपर उठा के देखिए, है ना। पेपर जब तक उठा के नहीं देखेंगे तब तक आपको एग्जाम का टेस्ट और एग्जाम की डिमांड बतानी चलेगी कि कहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पेपर देखिए। अभी आपने पेपर देखा, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए। एक समझदार बच्चा जिसने पुराने पेपर हल किए होंगे वो इस बात को समझ गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि पेपर स्टार्ट कीजिए। अब देखो, आपको ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 12 से 14 घंटे लिखा तो शुरुआत में आप इतना पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। शुरुआत कम से होती है। तो सबसे पहले आज घर जाके आपको आपका एक टाइम टेबल बनाना है। हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग हो सकता है। किसी को देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा और बाकी सब फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी सामर्थ्यता पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका जो सिलेबस है, जो आपका टाइम टेबल है उसको आप बना लो, ठीक है ना। तो टाइम टेबल शुरुआत में आप 6 घंटे सेल्फ स्टडी को दो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ, है ना। 6 घंटे ज्यादा हो रहे हैं तो 4 घंटे दे दो। ये सेल्फ स्टडी का बता रही हूं मैं, है ना, जिसमें आपका नहाना धोना खाना पीना पूजा पाठ करते हो तो वो समय अलग हो गया, क्लास ज्वाइन करते हो तो वो समय अलग हो गया। एक स्पेशल टाइम जो आप फ्री हो पढ़ाई को देना चाहते हो वो ये 4 घंटे। एक बार आप क्लास करते हो तो क्लास में क्या होता है, आपका 70% जो है वो बेस बना के तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। युद्ध के आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये एग्जाम क्या है, एक युद्ध है और आप इसके योद्धा हो और आपकी जो तैयारी है, आपके नोट्स है वो क्या है, आपके हथियार है, ठीक है। तो युद्ध को आपको जीतने के लिए हथियार को धार देना पड़ेगी ना। हथियार आपको क्लास से अलॉट हो गए। किसी बच्चे को क्लास से अलॉट नहीं होते, मतलब वो कोचिंग नहीं कर पा रहा बेचारा, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसको ये 70% तैयारी भी खुद ही करनी है, उसको स्टडी मटेरियल भी खुद ही जुटाना है। आप लकी हो कि आप क्लासेस में आते हो, आपके माँ बाप इतना फीस जो है वो दे रहे हैं आपके लिए, तो आपका थोड़ा काम आसान हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लास नहीं आ सकते वो बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जब आपने क्लास करी, रोज आपने डेली 5 से 6 घंटे की या 4 से 5 घंटे की ये क्लास होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपने ये किया तो आपका 70% बेस तैयार हो गया। अब बच्चे को क्या लगता है पता है कि यार ये कोचिंग में सब पूरा पढ़ा दिया है, अब तो मैं निकल ही जाऊंगा। तो क्या होता है कि ऐसे में तो फिर सबको निकलना चाहिए, पर सब बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट होते? क्यों? क्योंकि अभी 30% जो तैयारी थी वो तो रह गई ना आपकी तरफ से, ठीक है ना। आपकी सेल्फ स्टडी वो तो रह गई ना। तो जब क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमने क्लास स्टार्ट करी, हम अपना बेस बना रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्लास में जाकर हर चीज का बेस बनाते हैं, उसका पढ़ के आते हैं और घर पर आकर के उस चीज को रिवाइज करते हैं। एक ऐसी स्टेज आती है जब आप क्लास जाना बंद कर देते हैं, केवल रिवीजन के लिए क्लास जाते हैं या टेस्ट सीरीज के लिए क्लास जाते हैं। उस समय आपके पास में बहुत टाइम रहता है घर पे, तो उस समय आप आपके स्टडी टाइम को, जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, उसको 8 घंटे लेकर जाएं, ठीक है। जैसे अभी 4 का तो आपको देना ही देना है, 4 के बाद में उसको 4 से थोड़ा इनिशियल बढ़ाएं 6 घंटे, फिर 6 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दें। फिर आप देखें कि यार ओल्ड क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने नोट्स जो हैं उसको प्रिपेयर करना तैयार करें। बात करती हूँ एमपीपीएससी प्री की, तो एमपीपीएससी प्री में नोट्स बनाने पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि प्रीलिम्स हैं, फैक्चुअल चीजें आती हैं, लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजिंग वाले जो चैप्टर होते हैं और जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें हैं आप आपके क्लास नोट से ही उसको पढ़ें, ठीक है। तो अलग से आपको ऐसे कोई स्पेशली ऐसा नहीं बोला जाएगा कि यार इस बंदे ने नोट्स नहीं बनाए थे तो इसकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। बिना नोट्स बनाए भी प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं। अब प्रीलिम्स निकालने के लिए स्टडी मटेरियल क्या हो, कैसे करें, तो देखो एक तो आपके क्लास नोट होंगे, पढ़ाया होगा वो आपके पास होंगे,
है ना। लेकिन क्या होता है कि वो 70% है, अभी मैंने आपको बताया ना वो कितना है 70%। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यार 30% टीचर को नहीं आया तो उसने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। 30% क्या होता है, आपको लगाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना, टू गेट सिलेक्ट इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि यार बाउंड्री पे तो सब आते ना 60, 70, 65, 69, है ना, पर सिलेक्शन के लिए 75 प्लस 80 के समथिंग आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो बच्चा 30% आपका लगाता है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट 30% जो लगाता है, वो बच्चा उसके बहुत चांसेस हाई हो जाते हैं टू गेट द सिलेक्ट इन द एग्जामिनेशन। समझ रहे हो ना बात को। तो वो चीज आपको लगानी है। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो देखो पहले तो मैंने आपको बोला कि भैया सिलेबस होना चाहिए, ऑल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तीसरा आपका महत्वपूर्ण है, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि टाइम टेबल क्या है, आपका डिसिप्लिन। अगर आपका अनुशासन नहीं होगा तो आप सिलेक्ट नहीं होगे यार, है ना। अस्त व्यस्त आदमी जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता, कभी क्या करता है, तो ऐसे लोग जो है ना वो बेचारे परेशान होते हैं और अपने मम्मी पापा को भी परेशान करते हैं। अगर एक बार आप इंदौर आए हो पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है 95% जो स्टूडेंट है ना वो सब बाहर के हैं, 5% मुश्किल से इंदौर के बच्चे होंगे। तो यार इतनी दूर से आए हो, किसी के मम्मी पापा ने खेती किसानी करके और किसी के पिताजी ने क्या काम करके जो है बड़ी मेहनत वाला काम करके आपको यहाँ पे फीस भर रहे हैं और कर रहे हैं। तो यार एक बार में दो ना अपना 100% और एक बार में सिलेक्ट हो और बढ़िया से जाओ घर पे, देखो कितना शानदार स्वागत होता है आपका, है ना। तो माँ बाप ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है, बोलते होंगे आपके पिताजी मेरा बेटा इंदौर में गया है, पीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी इंदौर की इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ती है, पीएससी की तैयारी कर रही है, कलेक्टर बनने वाली है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, दूसरों को बताते होंगे। तो एक बार जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, आप लोग मशीन नहीं हो, है ना, तो सोच लिया करो यार घर वालों के बारे में। और वो बच्चे तो बहुत ही गलत करते हैं यार, जो मतलब जिंदगी से हार जाते हैं। तो वो एक बार सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसा करने वाले बच्चे, उनके माँ बाप के बारे में सोच के देखो कि क्या बीतती होगी उन पर। तो कोई भी एग्जाम कितनी भी बड़ी हो, पर मेरा ये मानना है कि किसी एक स्टूडेंट की लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। अगर सभी लोग लोक सेवक बन जाते तो आज हमको टाटा, अंबानी ऐसे लोगों के नाम सुनने को नहीं मिलते, ठीक है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन इसको ये नहीं करो कि यार मतलब ये नहीं हो पाएगा तो अब मैं जीने के काबिल ही नहीं बचूंगा, या मैं अपने घर वालों को मुंह क्या दिखाऊंगा। अब एक बार 100% तैयारी तो करके देखो। वो बोलते हैं ना, एक बार जोर से सिक्का उछाल के तो देखो, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते। तो आप बात समझ गए ना। देखो ये चिंगारी एक स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठा है और सच में बहुत फोकस्ड है तैयारी के लिए, उसके दिल में सुलगनी चाहिए, तभी ये आग लगेगी, तभी सिलेक्शन होगा। अगर ये आग नहीं लगी तो बुझ जाए और फिर आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे ना यार, ठीक है ना। तो अगर मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि यार अगर सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो इधर तैयारी करो, नहीं तो उधर उधर कोई प्राइवेट जॉब देख लो, नहीं तो बाद में कोई उसके लिए भी नहीं पूछेगा। समझ रहे ना बात को। चलो अब आ जाते हैं इधर वापस से। तो देखो हमने टाइम टेबल बना लिया है, अब हमारे पास में सेल्फ स्टडी का समय है। इस टाइम टेबल को आप 2-2 घंटे के स्लॉट में बांट दो, बीच में 30 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 2-2 घंटे के स्लॉट में इसको बांट दो। 12 घंटे हो गए हैं, किसी को ज्यादा लग रहे हैं तो कम कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, है ना। किसी की लर्निंग कैपेसिटी स्लो है तो वो 3-3 घंटे का कर सकता है कि भैया मैं 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को नहीं दे पाऊंगा तो मैं 3 घंटे का दूंगा, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे एक दिन में। तो ये करो, इससे क्या होगा, बोरियत महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल आपका बना होना चाहिए। इस टाइम टेबल में जैसे अगर पीएससी का स्टूडेंट है तो उसने 1 घंटे वो रोज करंट अफेयर्स को पढ़ रहा है, ठीक है ना।
अब बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑलरेडी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल रहती है उसको लेकर के आते हैं। तो जो भी बातें आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो उस करंट अफेयर को लिखने में ज़्यादा टाइम जाता था, तो मैं केवल वीडियो सुन के इसके स्क्रीनशॉट ले लेती थी और उसको बाद में रिवाइज करती थी और मार्केट से बुक के फॉर्म में उसको पढ़ती थी। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। तो ये हमारा टाइम टेबल भी बन गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की, ठीक है ना। प्रीलिम्स की तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए। अब यहाँ तक बच्चा जो है उसके एक बेस पूरा बन चुका है, उसको पता है जलवायु का अर्थ, उसको पता है मौसम का मतलब, उसको पता है, ठीक है, क्या होता है, हर चीज उसको पता है। तो अब उसको क्या करना है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो अब वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो देखिए एक तो आपके पास में क्लास नोट है आपके, वो कितने हैं आपके 70%, 30% आपको ऐड करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस 70% के साथ में कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, वो 30% चीजें रहेंगी। तो आप कुछ सोर्सेस को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप कोई और नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना, 2 जगह के 1-1-1-1 कर देते हैं इसको, तो उसको इसके साथ आप ऐड कर लो। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज छूटी हो तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाए, इसमें कुछ चीज छोटी हो तो यहाँ से कवर हो जाए। अब क्या होता है कि जो आपके क्लास नोट्स है ना वो आपके मेन नोट्स हैं, वो आपके बेस हैं, ये आपके मेन नोट है। तो इसमें कुछ बातें लिखी होंगी ना तो उसको इसमें ऐड कर लो, पेज चिपका लो या स्टिकी नोट से चिपका लो, ऐड करते जाओ। तो ये वाला जो बंच है आपका, ये अपने आप में आपका 100% हो जाएगा। बकवास उसमें नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना है। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे ना तो आप खुद ही अपने ज्ञानी बन जाओगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ। इस चीज को आपको ऐसे टाइम स्लॉट बांट के जो है वो तैयारी करनी है, बार बार रिवीजन करके देखना है ना। जब एग्जाम आती है तो एग्जाम के 3 महीने पहले से आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो टेस्ट सीरीज कैसे लगाएगा, तो पुराने क्वेश्चन पेपर को वो लगा सकता है ना। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन पेपर अवेलेबल है, उसका आप हार्ड कॉपी निकाल के आप खुद लाके और उसको टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, है ना। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक आती है या अदर कोई ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो पीएससी पूछता है। अनावश्यक रूप से ज्यादा कठिन कोई कोचिंग क्लास प्रश्न बना रही है स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि इतना कठिन पेपर है, तो उन सब चीजों से बचना चाहिए। जो पैटर्न है आपके एग्जाम का उस चीज को फॉलो करते हुए आपको हल करना चाहिए। तो फिर धीरे से 4 घंटे को और इनहांस कर देंगे, 6 घंटे में लेके जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे प्री का पढ़ेंगे, 3 घंटे मेंस के नोट्स बनाएंगे। ये नोट्स बना रहे हो मतलब आप आपके हथियार को तैयार कर रहे हो, क्योंकि मेन जो युद्ध है आपका वो आपको लड़ने के लिए जाना है। और युद्ध में अगर आपके हथियार, आपके नोट्स नहीं हुए तो आप नहीं जा पाओगे। सर इसको थोड़ा रोटेट कर दीजिए ना, ये फर्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज से कीजिए ना, इसमें यही फर्स्ट है। देखो नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों के मन में ऐसा रहता है ना कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना, तो इसलिए दिखा रही हूँ। इसको मैं शेयर भी कर दूंगी अपने इंस्टा वगैरह पे, वहां से भी आप देख लेना। सर थोड़ा रोटेट कर दीजिए इसमें। चलो नहीं हो रहा क्या सर? ठीक है, देखो डायग्राम तो देख के समझ में आ गया होगा। एमपी का मैप बना है और सारी की सारी नदियां एक नजर में हैं और वहां पे उनका उद्गम लिखा हुआ है कि कौन से जिले से निकली है और कौन सी पहाड़ी से निकली है और उसका अवसान बताया गया है। क्योंकि नदियों का जो टॉपिक है वो उसके बिना पेपर ही नहीं बनता। आपने देखा हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्री के नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्री के उन टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं जिनके बार बार प्रश्न आते हैं और जो कंफ्यूजिंग है। तो ये छोटा सा ये मेरा प्रयास है, ये बच्चों को दिखाना था, ठीक है ना। सर नेक्स्ट पेज। आप देखो ये पर्वत माला आ गई है यहाँ पे, है ना।
पर्वत का स्टार्टिंग से लगाइए सर। ये नदियां आ गई, ये नदियों पे रोक दीजिए। अभी मैंने आपको नदियों का डायग्राम बताया। अब देखो ये नदियां यहाँ पे डिटेल में है। डायग्राम से क्या हुआ, हर चीज को डायग्राम से पढ़ो, ठीक है ना। डायग्राम से पढ़ने का ये है कि आपके माइंड में जब वहां पे 4 ऑप्शन आप एग्जाम में देखते हो तो 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, पर वो 12 जो बचवाते हैं ना वो 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। और जब हम किसी चीज को डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं ना तो वो चीज हमको एग्जाम में क्लिक होती है वहां पे। तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से आप अपने नोट्स बना करके पढ़ो। तो देखो ये यहाँ पे अब मुझे क्या होता है कि हर बार कंफ्यूजन होता है यार कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो भैया रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि यार कोई और नदी तो नहीं निकलती यहाँ से, तो मैंने क्या करा, सबको एक यहाँ पे बना लिया। तो एक ही बार में सारी नदी दिख गई शॉर्ट में, उसके की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरीके से ये नोट्स बनाने का तरीका है। समझ में आ गया आपको, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसे कोई सी नदी है, जैसे ये नर्मदा नदी है, बहुत बड़ी नदी है ना, तो उसको फिर मैंने अलग से लिखा था। उसका ये नेक्स्ट पेज है कि उसकी सहायक नदियाँ 41 है और उसकी मुख्य सहायक तवा है, अन्य सहायक इतनी है, उसकी दिशा इतनी है, कौन कौन से जल प्रपात हैं उस पर, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, क्योंकि वो मुख्य नदी है, बड़ी नदी है, उसका ज्यादा डिटेल है, टेबल में नहीं आ सकता था, तो अलग से लिख लिया। तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करता है। अब आप देखो कि इतना ज्यादा सजा सुजो के नहीं लिखा है, बस लिखा है ना। तो ऐसा नहीं कि जैसे 10-12 में मैडम से गुड लेना है तो पूरा टाइम आए और नोट्स में ही बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, है ना। हार्ड वर्क सब बच्चे करते हैं, आपको हार्ड वर्क के साथ में क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो आप कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत कंपटीशन है। आप तुक्के वुक्के में एग्जाम नहीं निकलती, पहले घर से उठा के ले जाते थे कि आप ग्रेजुएट हो, चलो आपकी गवर्नमेंट जॉब। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन आपका होना चाहिए और आपको इस तरीके से तैयारी करना चाहिए। प्री के नोट्स कैसे बनाना है ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। अब मैं मेरी तरफ से थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ और आप लोगों को मौका देती हूँ। अब इतने तक में आपको कुछ मुझसे पूछना है, जो मैंने प्री का बताया है, तो आप पूछिए मुझसे। और देखो घबराना नहीं है ना, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरा फुल यूटिलाइजेशन आप करो। आपके मन में जो भी डाउट है वो आप बिल्कुल पूछो। क्यों? क्योंकि अगर पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो अंदर का डर तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जो डर गया वो घर गया, घर गया। तो पूछिए भाई। अभी अभी इस वाली प्री में कितने आ रहे हैं? 72 आ रहे हैं। देखो 72 आ रहे हैं मतलब बंदी पढ़ती तो है यार, है ना। जैसे 40-50 आते तो हम मानते कि यार पढ़ाई नहीं की है, लेकिन 70-72 नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहा, मतलब पढ़ते तो हैं। अब कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे रह जा रही है ना। तो अब जैसे वो बता रहे हैं मुझे कि मैम कंफ्यूजन होता है ना लास्ट के 2 में, और हमेशा गलत वाला लग जाता है ना, बदल देते हो आप आंसर को। तो एक चीज याद रखना कि क्या होता है एग्जाम में जब हम देने के लिए जाते हैं ना, तो एग्जाम को क्रैक करने के भी कुछ हैक्स होते हैं, है ना। कि जैसे मेरे सर हमेशा बोलते थे कि जब आपको 2 ऑप्शन में कभी कंफ्यूजन हो ना, तो जो पहले आपके माइंड में क्लिक हुआ है उसी को लगाओ, बाद में उसको बदल के मत आओ, है ना। ये बात 90% सही बैठती है, 10% की मैं गारंटी नहीं लेती। ठीक है ना। तो ये आप चीजों को फॉलो करो। दूसरा, आप कहीं ना कहीं या तो प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगा रहे हो, इस कारण से ऐसा हो रहा है। लगाते हो आप? अच्छा अच्छा, टेस्ट नहीं लगाए थे आपने इसलिए, है ना। तो देखो मैंने पकड़ ली बात यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो चीजें हैं वो मैंने खुद ने झेली हैं, है ना। तो बैठ जाओ मैम आप। तो
तो क्या होता है कि अब जॉब है चूंकि, है ना, तो थोड़ा सा एग्जाम टाइम पे क्या करो, या तो जॉब से थोड़ी सी छुट्टी ले लो, है ना, और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ यार, नींद को मारना पड़ेगा, क्योंकि सो के तो आपकी जिंदगी के दिन ही कम हो रहे हैं, घंटे ही कम हो रहे हैं, है ना। एक बार आप लपक के जग लो, फिर वो एक बोलते ना यार कि आज इतनी कड़ी मेहनत कर लो, अपनी नींद मार लो, तो आगे आने वाली जो ज़िंदगी है ना वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, और ये आपको जो बताया तरीका आप लगाएं ऑब्जेक्टिव वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, इस तरीके से आप नोट्स बनाएं तो होगा, ठीक है। और भाई और पूछो। स्टार्ट किया प्रिपरेशन, अभी लिखना है, मतलब अभी स्टार्ट किया है, तो मतलब कैसे पढ़ने की कंसिस्टेंसी बनाए और कैसे मतलब रेगुलर पढ़े हम उस चीज़ को, जैसे कि आपने बोला कि 12 से 14 घंटे, तो हम वो 12 से 14 घंटे के पहले क्या बोला, 4 घंटे बोला, घर पे जाके सेल्फ रिवीजन करना, है ना। हाँ, वो जैसे जब पढ़ते हैं ना तो कभी एकदम फोकस नहीं हो पाते, मतलब वो ओवर थिंकिंग हो जाती है कि क्या देखो ओवर थिंकिंग यार होगी, क्योंकि सब कोई रोबोट तो है नहीं, है ना, सबको डर लगता है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे भी डर लगता था कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, इतनी बड़ी एग्जाम की ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो वो डर सबको लगता है। थोड़ा आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, और मैं अपने पर्सनली अनुभव बताऊं, अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप प्लीज़ उसको करना। मैं सरस्वती वंदना आज भी करती हूँ, सिलेक्शन के बाद भी करती हूँ, उससे मुझे एक आत्मिक शक्ति मिलती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको डर लगना, है ना, घबराहट होना, एंजाइटी होना, इन चीज़ों से आपको बचाती है। आप 10 मिनट गहरी सांस ले लीजिए करें, सुबह थोड़ा 10 मिनट टहल लिया करो प्रकृति के बीच में, तो आपको देख करके थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैं फालतू बकवास बातें नहीं बता रही हूँ, ये मैं करती थी, और ये एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है करने की। तो आप थोड़ा अध्यात्म से जुड़ के, कभी अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के शेयर कर ली, या अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगा के अपनी मन की बात शेयर कर ली। पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती मत पढ़ने बैठो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल अब मतलब जब मेरा पूरा दिमाग केमिकल लोचा हो जाता था, कुछ समझ नहीं पड़ता था, तो मैं जाके सो जाती थी, फिर मैं बढ़िया उठती थी और एनर्जी के साथ में, और फिर पढ़ती थी, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि आप पढ़ रहे हो और प्रोडक्टिविटी नहीं है, बस आप पढ़ते जा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, तो फिर ऐसी पढ़ाई का मतलब है क्या। ऐसा 8 घंटे पढ़ने से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 घंटे पढ़ो, प्रोडक्टिविटी सेम आएगी। उधर टाइम ज़्यादा लग रहा था, इधर कम लगेगा। तो मैम आप थोड़ा सा जो है वो मोटिवेट रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ें, है ना। आप स्टूडेंट हो, यहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ आपको नहीं करनी, पर आप एक सरस्वती वंदना तो कर सकते हो। आप करके देखो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप मुझे बताना कि क्या चेंजेस आए, ठीक है ना। डेफिनेटली आएंगे, और एक नई ऊर्जा का अंदर से संचार होगा, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? पीएससी स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। एक माइक थोड़ा पीछे भी ले जा सकते हैं, नहीं तो बेचारे पीछे वाले बच्चे रह जाएंगे, है ना। सारे इधर से ही आ रहे क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, मैम स्टार्टिंग से ये रहता है कि हम इंग्लिश मीडियम में ही प्रैक्टिस करते हैं, पर हमारा जब 5th और 6th पेपर आता है, हमें हिंदी में लिखना है, वो स्पीड हमारी बन नहीं पाती हिंदी में, ना वो थॉट्स आ पाते माइंड में, तो हम उसको कैसे टैकल करें? देखो, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत इन्होंने पीड़ादायक प्रश्न पूछ लिया, है ना। मेरी एक फ्रेंड का भी अभी इसी कारण से सिलेक्शन रुका, मेरे को भी बहुत दुख हुआ यार। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना बेचारे 5वें पेपर में और 6ठे पेपर में मात खा जाते हैं, क्योंकि हिंदी में उनको लिखना पड़ता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की इतनी अच्छी हिंदी की राइटिंग भी नहीं आती, और उनकी मात्राओं की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चे क्या करें, भंवरकुआं पे कहीं पता कर लेना, 3-4 दिन की एक हिंदी राइटिंग की क्लास होती है। 3-4 दिन में वो पूरी क्लास में आपको सिखा देंगे अच्छे से हिंदी लिखना, एक तो वो आप कर लेना। फिर दूसरी बात ये है कि हिंदी के आप आर्टिकल पढ़ें, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है ना, तो नई दुनिया की जो आपके एडिटोरियल आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, नई दुनिया अखबार के। वो एडिटोरियल में द हिंदू, द जनसत्ता ये नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं MPPSC कर रही हूँ, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ती थी, है ना। तो बच्चे को बोला जाता है कि द हिंदू पढ़ो, जनसत्ता पढ़ो, ऐसा नहीं है, इतने सारे पढ़ेगा पागल हो जाएगा। अरे शुरुआत करो, नई दुनिया पढ़ो, उसके एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको मिल रहा है तो उसके सिर्फ की पॉइंट लिख लो, और एक अलग से आप कॉपी उसको बना लो। लेकिन उस 2 घंटे में आप हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन उस 2 घंटे में आप ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे का पूरा की पूरा सिलेबस है, कौन कौन से ऐसे हैं, सारा सिलेबस है। तो आप हर ऐसे को अपनी कॉपी में नोट करके रख लो,
कि ये आएगा तो ये ऐसे मेरे को लिख के आना है। अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो पूरा की पूरा ऐसे लिख सकते हैं 10 पेज का। अगर टाइम कम है तो की पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे के टॉपिक जो है वो आपके दिए हैं आपके सिलेबस में। आप जो करंट अफेयर के टॉपिक है वो तो कुछ भी आ सकते हैं, तो उसके लिए तो आप पेपर पढ़ रहे हो, और रोज एक ऐसे लिख कर देखो। जैसे आपने बताया कि इंटरनेट पे पूरी बाढ़ आ चुकी है, जैसे यूट्यूब पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 30 और 70 का रेशो बताया, उसमें फैक्ट चेक कैसे करें? देखो फैक्ट चेक कहाँ से करना है आपको? आपने 70 का बताया कि कोचिंग से मिल जाएगा, फिर 30% 30% के लिए आप एक दो आप और चीजें और सोर्सेस लेके आओगे, एक दो कोचिंग के और नोट्स लेकर के आओ, उसमें आओ। उसमें भी मैं जैसे आपको परेशानी होगी कि गूगल करना पड़ता है बार बार। तो देखो ऐसी एकदम ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे मैंने भी तैयारी की, तो कोई फैक्ट में आपको हो सकती है। जैसे मतलब आपने 100 क्वेश्चन एक दिन में लगाए, है ना, या आपने 10 टॉपिक पढ़े, तो 10 में से एक ही टॉपिक में ऐसी परेशानी होगी। अब जबरन उसमें घुसोगे एकदम, है ना, कि नहीं यार बिल्कुल इसको देखना ही है, तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम आएगी, है ना। और अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है ना तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि यार पता है इतना टाइम नहीं है वहां पर एग्जाम में कि उस चीज के लिए पीछे भागे और उसके लिए अपना समय इतना ज्यादा बर्बाद कर रहे। थोड़ा बहुत हो रहा है तो एक दो बुक जो ऑथेंटिक है सर, आप उससे उसको चेक करो, ज्यादा मत परेशान हो। जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, और वही आया तो उसको छोड़ देंगे हम, है ना। जैसे मेंस में मैं 3 मार्कर मुझसे नहीं बनते थे स्टार्टिंग के, और मुझसे क्या बहुत सारे बच्चे हैं मेंस में। जब आप मेंस प्री निकाल के मेंस की टेस्ट सीरीज दोगे और आप तैयारी करोगे, तब आप देखोगे कि मेंस में 3 मार्कर शुरुआत के 4 नहीं बन रहे। मान लो मैं तो अपने 2019 का अनुभव बता रही हूँ, हिस्ट्री के पेपर में जान करके कठिन क्वेश्चन पूछता है ताकि बच्चे इधर उधर भटके और घुसे उसमें, लेकिन वो कठिन है, आपने पढ़ा है ना, फिर भी आपके लिए कठिन है, मतलब सबके लिए कठिन है वो। तो एलिमिनेशन, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ क्या छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्ट कर जाती हूँ ना, तो मैं तैयारी तो अच्छी है लेकिन उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं, और फिर उसमें ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं यार, तैयारी तो है लेकिन नंबर कम आ रहे। तो जैसे मोटिवेट किया जाए आपके साथ कैसा होता था? आपके क्वेश्चन देखो जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करी थी तो मुझे भी नंबर कम आते थे, है ना। तो नंबर कम आते हैं इसका मतलब यार अपन ने भले ही अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन ने तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब अपनी कॉपी बोलती है ना, वहाँ पे अपन तो बोलते नहीं है, तो कॉपी बोल रही नंबर कम आ रहे, मतलब कि कहीं ना कहीं तैयारी में थोड़ी कमी है, ठीक है ना मैम। तो उस तैयारी की कमी को जो भी आपके टीचर लोग हैं उनसे आप मिल करके बताएं कि ये वाले पोर्शन में हमको कमी आ रही है, आपके कौन से पोर्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आपको खुद को सेल्फ एवेल्यूट करना पड़ेगा। जो आपके नहीं बन पा रहे हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम आप दें, तो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। जैसे मैं अपने मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करती हूँ, जब मैं मेंस के क्वेश्चन लगाती थी तो 150 नंबर का पार्ट ए होता है, तो उसमें से शुरुआत में हिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी, तो मतलब मेरे को 40 नंबर आते थे, 50 नंबर आते थे, उससे ज्यादा नंबर ही नहीं आते थे। तो फिर मुझे पता था कि यार ये वीक केस पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी एक सर ने पूछा कि इंग्लिश मीडियम में 5th और 6th पेपर में उनको प्रॉब्लम है, तो उनको पता है, तो उनको उनकी गलती पता है, काम कर लेंगे तो ही इज विनर, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। तो अपनी वीक जो चीजें हैं वो आपको ही पता है, तो उस पर काम करो, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालो अपने स्टडी आवर में से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब मेंस की बात कर ले, ठीक है ना। देखो अब मेंस की बात हम कर रहे हैं, तो मेंस में भी क्या है कि आपको 2 चीजें, पहली क्या मेंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्या सिलेबस, और दूसरा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे तीसरी चीज कंपलसरी हो जाती है, और वो क्या सेल्फ नोट्स, ठीक है। प्री में तो बना, नोट्स नहीं बना, इधर उधर से कहीं से भी पढ़ लिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की है। अब मेंस में तो भैया 6 दिन आपके पेपर चलने वाले हैं और बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है, ठीक है ना। अगले दिन फिर जाके पेपर देना है आपको, तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त, एकदम बहुत धांसू होनी चाहिए, इंदौरी में बोले तो वो तैयारी कैसे होगी जब आप आपके नोट्स तैयार करेंगे, है ना। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, प्री तो बेचारे कैसे मेहनत कर करके निकाल लेते हैं, फिर मेंस में आके अटक जाते हैं।
और हर बार भी निकालते हैं, हर बार मेंस नहीं निकलता, 3-4 बार हो जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है उससे डिमोटिवेट, है ना यार, बार बार असफलता मिलेगी तो हर किसी को बुरा लगता है। तो गलती तुम ही लोग करते हो, थोड़ा सेल्फ इवेल्युएट तो करो कि कहाँ कमी रह गई है। तो मेंस में मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिना नोट्स बनाए कर सकता हूँ, तो करो भाई, ठीक है ना, पर मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब नोट्स कैसे बनाएंगे, है ना, तो सर अभी मेंस के नोट्स दिखाइए आप प्लीज। देखो मेंस के नोट्स बनाना है तो मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिना छुड़ाए मत बनाना, है ना, नहीं तो का क्या बना लोगे, डबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से आपको हर एक टॉपिक को मेंस में लिखना है, मेंस के नोट्स बनाना है। आपका सिलेबस आपके पास है, जो भी टॉपिक उसमें दिया है उसके हिसाब से आपको लिखना है। मेंस के कुछ ट्रिक्स होती है एग्जाम को क्रैक करने की, जिसमें आप आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करके एक अच्छे नंबर, एक अच्छे स्कोर आप लेकर के आ सकते हो एग्जाम में। टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बताया है कि ये नोट्स है, ठीक है ना। अब आपने जब क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तब टीचर की ऐसी कामना रहती है पढ़ाते समय कि जितना उस टीचर को आता है वो हर चीज़ अपने बच्चे को बता दे, और इवन उससे भी ज़्यादा जब टीचर पढ़ के आते हैं तो खुद भी थोड़ा सा सेल्फ प्रिपेयर होके आते हैं कि कोई सी चीज़ छूट ना जाए और वो पढ़ा दे बच्चे को। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह जाती है, या फिर नहीं भी रहती तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। अब एग्जाम में तो आपको लिखने के लिए 2 ही पेज है 11 मार्कर में, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को मेंस के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है। जैसे ये विदेशी पूंजी लिखी है, तो इसमें देखो बहुत शॉर्ट में लिखा है कि विदेशों से प्राप्त ऋण या अनुदान जो किसी देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है, बस इतना लिखा, उसमें समझ में आ गया कि ये विदेशी पूंजी का मतलब होता है। अब इसकी आवश्यकता के क्या कारण है ना, उसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो इसमें प्रकार में विदेशी सहायता, निधि, विदेशी निवेश, इसमें क्या क्या आता है, ऋण अनुदान आता है, उसमें FDI FII आता है, और फिर ये सबको देखो आप नीचे ऐसे छोटे छोटे में सब चीज को समझाया गया है। तो ये नोट्स है, ये नोट्स आप ऐसे बनाएं, तरीका समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। सर नेक्स्ट प्लीज बताइए। नाफ्ता भूल गया है, हाँ ठीक है सर इसको कर दो। देखो अभी वो टॉपिक चेंज हो गया है ना, उसके बाद का पेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी ये दूसरा पेज खुला है, यहाँ पे देखो कुछ उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन है मेंस में, तो ये है नाफ्ता, नाफ्ता नाम का संगठन है। तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिख लिया, अंग्रेजी में भी लिख लिया, हिंदी में भी लिख लिया। कई बार क्या करता है अंग्रेजी के शब्द देवनागरी में दे देता है और अपन घनचक्कर हो जाते हैं वहां पे, तो ये चीज भी अपने को करके जानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है ना। फिर लिखा है कि यह कनाडा मैक्सिको क्या है, बहुत शॉर्ट में समझाया है। कब से लागू हुआ है, देखो 1 जनवरी, जो भी है उसको डब्बे में डाला है। बहुत फास्ट नोट बने हैं ये रात वाले, इसलिए ज्यादा राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था भैया, उद्देश्य लिख दिए, ठीक है। देखो 6 उसके उद्देश्य लिख दिए, खत्म, उद्देश्य कार्य लिख दिए। कुछ नोट में कुछ खास बात है जो मैं जो कॉपी चेकर को मुझे स्पेशली दिखानी है, ताकि मेरी कॉपी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बने और उसको लगे कि हाँ टेक्निकल कॉपी है थोड़ी सी, तो वो चीज़ हम डालते हैं इसमें। अब देखो ये IMF स्टार्ट हुआ है, तो IMF में देखो ये इतनी अच्छी फ्रेमिंग में करके उसका स्थापना बता दी, उसका हेडक्वार्टर बता दिया, सदस्य बता दिए, प्रमुख बता दिए, और उसने कौन सी रिपोर्ट जारी करी वो बता दिए। तो ये लिखने का तरीका होता है ना। ऐसा आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे 2020 में मेरे मेंस में फर्स्ट और सेकंड रैंक से दोनों से हाईएस्ट नंबर थे, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रैंक आपकी थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, ठीक है ना। तो ये नोट्स बनाने का तरीका है। नोट्स बनाने में और किसी को कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो प्री के आ गए सर, आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी एग्जाम, आपका युद्ध है, और नोट्स जो है आपके हथियार हैं, और जो रिवीजन है वो आपकी प्रैक्टिस है ना, आपके हथियारों में धार देने के समान है, जो आपको युद्ध के पहले 2-3 महीने पहले रिवीजन कर लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे सर बोलते थे कि जिसने शांति काल में पसीना बहा लिया, शांति काल मतलब कौन सा काल, जब एग्जाम नहीं हो रही है, एग्जाम की तैयारी के लिए 6 महीने 8 महीने 1 साल का समय है, अभी कोई एग्जाम नहीं है, तो वो शांति काल। शांति काल में अगर आपने पसीना बहा लिया तो युद्ध काल में आपको रक्त नहीं बहाना पड़ेगा, ठीक है। युद्ध काल में आपको रक्त नहीं बहाना पड़ेगा, रक्त बहाना नहीं पड़ेगा। इस लाइन का क्या मतलब हुआ,
फेल नहीं हो गया आप, है ना। आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, एक बार करके देखो। और एक ही बात बोल रही हूँ, मेरे सेमिनार से घर जाके डिसीजन ले लेना कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अंतरात्मा बोले कि मैं शौक मौज मस्ती पार्टी, है ना, इन सब को छोड़ करके पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो ही तैयारी करो। नहीं तो अपने मम्मी पापा को बोल दो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अनुशासित नहीं हूँ, मैं इतना समय पढ़ाई को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अपने आप को और अपने माता पिता को मूर्ख मत बनाओ, ठीक है ना। चलिए, अब मेंस के लिए किसी को मुझसे कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पूछ रहे हो ना। हाँ, देखो मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत रोल है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी। जैसे हमने मेंस के नोट्स भी बना लिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, एग्जाम के दो तीन महीने पहले टेस्ट सीरीज नहीं लगाते और डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, मेंस देने के लिए चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, वहाँ पे आपके हाथ है ना वो चलते ही नहीं है, पेन चलता ही नहीं है, आपका पेपर छूट जाता है। तो इस हाथ को फ्लो में लाने के लिए आपको एग्जाम के 2-3 महीने पहले से लिखना पड़ेगा, रोज 3-3 घंटे, है ना, या तो 1-2 दिन छोड़ के। और वो चीज कैसे होगी? आपकी टेस्ट सीरीज से, आपकी आंसर राइटिंग से। अब क्या होता है कि एग्जाम के पहले बच्चे टेस्ट सीरीज लगाते हैं और टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, बिना पढ़े जाते हैं, ना तो उनके कोई नोट्स तैयार हैं, ना उन्होंने कोई रिवीजन किया है, और टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, नंबर कम आते हैं, फिर बच्चा क्या होता है, डिमोटिवेट। तो ऐसे काम मत करो, पहले आपके नोट्स बना लो, फिर आप उसको एक बार रिवाइज कर लो और फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि यार प्री निकल गया एकदम से, उसको पता ही नहीं था और प्री निकल गया लकीली उसका, अब 4 महीने में मेंस है, तो क्या निकल सकता है क्या? हाँ, निकल सकता है मेंस। सब चीजें छोड़ के दिन रात 10 से 12-14 घंटे आप बिल्कुल मेंस के लिए लग जाओ। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज वाला आपको एक टाइम टेबल बना के देगा। जो भी टाइम टेबल है उसमें आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा। 2 दिन या 3 दिन आप नोट्स बनाओ उस यूनिट के, और 1 दिन उसका रिवीजन करके आप अगले दिन टेस्ट देने चले जाओ। अब बताओ, अगर ऐसा करोगे तो क्यों नहीं निकलेगा मेंस, क्योंकि नोट्स भी बन गए और रिवीजन भी हो गया। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें उसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। सर प्लीज बोर्ड ला दीजिए आप। बोर्ड तो नहीं हो रहे ना भाई, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना, नहीं तो बता देना, है ना। चलो देखो, जो बच्चा सच में सीरियस है ना वो यहाँ से सीख के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बहुत सारे ऐसे ही आते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा घर पे, है ना, मजा लेने के लिए आ जाते हैं, चलो मूड बदल के आते हैं आज, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम खुद ही चीजों का मजाक बनाते हैं ना, तो चीजें आपका भी मजाक बना देती है। पर जो सीरियस बच्चा है, रियल में पढ़ने वाला है, वो अलग ही दिखता है। जब मैं टेस्ट सीरीज लगाने के लिए जाती थी, एक बार एक जगह पे टेस्ट पेपर मिलने में बहुत लेट हो गया था, उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं था और बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया कि यार हमारी एग्जाम आने वाली है 15 दिन बाद मेंस से, और यहाँ पे इतनी अवस्था है, पेपर ही नहीं मिल रहा 15-15 मिनट तक। तो वो अंदर से दिखने लगता है। एक जो बच्चा जो तैयारी कर लेता है ना, वो अंदर से फील करो। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो फील करने लग जाओ कि यस यू आर डिप्टी कलेक्टर, है ना। जो भी बनना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, फील करो, अंदर से लाओ। तो देखो कैसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, हो सकता है किसी लोगों को मेरी बात पसंद ना आए या कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है। चलिए, मैं आपको, चूंकि मैम ने मुझसे आंसर राइटिंग का पूछा है इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो 3 मार्कर होते हैं मेंस में। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये जो 3 मार्कर है ना, ये मार्क्स खींचने के लिए सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, मतलब एक अभ्यर्थी का बहुत स्ट्रांग फेज होता है ये 3 मार्कर। और अगर इस पे वो काम नहीं करता तो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट भी यही बन जाता है। 3 मार्कर एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एग्जाम में पूरे 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। 100% नंबर मिल रहे हैं ना, जितने का क्वेश्चन है उतने नंबर मिलते हैं एग्जाम में, या 2.5 नंबर मिल सकते हैं इसमें। तो आप रेशो निकालो, 3 मार्कर में 90 से 100% आपको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं। तो इसकी तैयारी आपकी बहुत जोरदार होना चाहिए, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे अगर 3 मार्कर के नोट्स बना सकते हैं तो वो बना लें, और जो नहीं बना सकते बेचारे, जिनके पास टाइम नहीं है, एकदम से मेंस आ गया है, तो वो प्री के नोट्स में से 3 मार्कर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब 3 मार्कर लिखने का क्या तरीका हुआ, जैसे उसने पूछा कोई परिभाषा है तो उसको 3 मार्कर में हेडिंग वगैरह नहीं डालते हैं, है ना। जैसे पर्यावरण की परिभाषा पूछी है तो आप डायरेक्ट उसको परिभाषित करके यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। किसी संस्था, किसी संगठन या किसी स्पेशल पर्यावरणविद ने अगर उसको दिया है तो जरूर आप उसमें मेंशन करें, एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है वहाँ पे, है ना। अगर मान लीजिए किसी चीज के कारण पूछे हैं, है ना, तो वो कारण को आप, जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम में ये 3 लाइन है ना, और ये तीसरी लाइन के बाद तो यहाँ पे प्रश्न आ जाता है दूसरा वाला। अभी नई कॉपी में ऐसा हो रहा है, अब उसने कारण पूछे हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे लिख दो कारण, और आप ये यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन पे जो है वो बताओ और लिख करके आओ। अगली बार में फिर आपका तरीका बदल दो, अगली बार में बुलेट में, ठीक है, बुलेट बना दो, ठीक है, बुलेट बना दो, ठीक है, नहीं बन पा रही बुलेट मुझसे, तो आप बुलेट्स जो हैं वो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अगले 3 मार्कर में आपको 3 सटीक पॉइंट एकदम याद आ रहे तो नंबरिंग डालो, है ना। 3 पॉइंट याद नहीं है तो नंबरिंग मत डालो, 1 और 2 लिख के छोड़ दोगे 2 नंबर देगा, उसको दिखाओ मत अपनी कमी। बुलेट का यूज कर लो, हर बार बुलेट का यूज नहीं करना, हर बार नंबर का यूज नहीं करना, कभी ऐसा बना दिया, कभी ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये 3 मार्कर के आंसर राइटिंग लिखने का तरीका होता है जिसमें आप एग्जामिनर को एक निश्चित पैटर्न नहीं देते, डाइवर्सिटी देते हो, ताकि मान लीजिए कि कभी खुदा ना खास्ता उसने सोच लिया, उसके मन में मेंटेलिटी बन गई कि इसको तो हर में 1 नंबर देना है, सब एक जैसा लिखा, हर में 1 नंबर मिलेगा, तो अलग अलग दिखाओ। जो चीज उसने पूछी है उसको डब्बे में डाल दो, हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। उसको जितना पढ़ने के लिए आप चीजों को इजी कर दोगे उतनी उसकी नजर जाएगी, पढ़ेगा तो नंबर देगा। सब सीधा सीधा लिख दिया है, रामायण महाभारत की तरह, पढ़ना पसंद करेगा क्या? उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका ज्यादा सर दुखेगा, पढ़ना पसंद नहीं करेगा, नंबर नहीं देगा। इजी करो चीजों को। राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, रीडेबल ही नहीं है ना। आप लिखे खुदा बाचे वाली स्थिति है एकदम से, तो 3 दिन 4 दिन की आंसर वो राइटिंग की क्लास ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, तब भी मेंस निकलता है, बस रीडेबल आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो 3 मार्कर को लिखने का तरीका मैम, ठीक है। अब 5 मार्कर का, सर ये बुक लेंगे, हाँ, 5 मार्कर को क्या होता है कि ये आपका पेज होता है ना, ये आपका पेज है। 5 मार्कर में क्या होता है, ये आपको आधा पेज मिलता है, ठीक है। अब 5 मार्कर में आप इंट्रोडक्शन में जैसे पूछा है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियां, उनके प्रकार आप बताइए, ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आधे पेज में लिखना है। कितनी लाइनें मिलेगी मुश्किल से, है ना, 8 समथिंग, है ना, इतनी लाइनें। तो लिखेगी भैया मध्य प्रदेश में जो है वो इतनी मिट्टियां, इतने प्रकार की मिट्टियां, 5 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। इतना लिखा, ज्यादा इंट्रोडक्शन 5 मार्कर में लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर जो मेन चीज पूछी है वो कैसे लिखेंगे, तो छोटा इंट्रोडक्शन एकदम जो पूछा है वही, है ना। और यहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्शन आया एक लाइन में, यहाँ पे हमने एमपी का जो है वो मैप बना करके और मिट्टियाँ सारी बता दी कि भैया यहाँ पे कछारी मिट्टी है ना, यहाँ पे आपकी गहरी काली, छिछली काली, उतली काली, सारी मिट्टियाँ जो है वो यहाँ पे बता दी। और चित्र के नीचे कैप्शन लिखना ना भूलें, चित्र मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में गठान बांध लो, एमपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब में मैप बना के आना, मैप की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं मैप के नाम पे केकड़ा बना के आ रहे हो, काट देगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। थोड़ा अच्छा मैप, है ना, प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से फिर यहाँ से लिखना चालू करा आपने, है ना। यहाँ पे आपने काली मिट्टी पहला हेडिंग डाल दिया, काली मिट्टी को ब्रैकेट में डाल दिया, उसकी कुछ खास विशेषता है तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, उसकी कोई खास विशेषता है तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है ना। कुछ बहुत ज्यादा उसको पढ़ाना चाह रहे हैं तो उस चीज को ब्रैकेट में डाल दिया, अंडरलाइन ब्रैकेट, अंडरलाइन ब्रैकेट, अंडरलाइन ब्रैकेट। इट इज द की पॉइंट ऑफ योर आंसर राइटिंग टू गेट मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। समझ रहे हो ना, रेदर देन योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क के साथ क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क।
तो ये 5 मार्कर को लिखने का तरीका। अब कई बार उसने अंतर पूछा है तो अंतर में आधार बना दूं, है ना, और यहाँ पे ये एक हेडिंग, ये एक हेडिंग, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं, आप आधार बना के आओ, जो आप यहाँ पे लिखोगे उसी की हेडिंग यहाँ पे लिख देना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, क्योंकि ये तो सब कर रहे हैं, समझ रहे बात को। अगली बार मान लो अब अगला क्वेश्चन आया, अगले क्वेश्चन में फिर एक लाइन का कुछ इंट्रोडक्शन लिखा, 1857 की क्रांति के कारण इस बार उसने पूछे। आपको 8 कारण बनाना है, आप इतना हेक्सागोनल बनाने की इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसमें से 8 ये निकाल दो, यहाँ पे लिख दो कारण और लिख दो। पूरी कॉपी जल्दी, बहुत जल्दी भर जाएगी, एक फ्रेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको पढ़ के बहुत मतलब चीजें विजिबल हो जाएगी। बात समझ रहे ना। अगली बार फिर पैटर्न चेंज कर दिया, समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको हर बार जो है वो पैटर्न को आपका चेंज करना पड़ेगा जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो। अगली बार यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के ऐसे पॉइंट बना दिए। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है ना, थोड़ा बहुत ही पता है उसके बारे में, तो उसको पैराग्राफ में लिखेंगे, उसको पैराग्राफ में लिखेंगे और जो क्वेश्चन में पूछा गया था अगर वो इसमें लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर ये कलाकारी नहीं करेंगे वहां पे, है ना, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको 5 में से 1 नंबर दे या 2 नंबर दे, पर किसके बाप के वो 1-2 नंबर भी, 1-2 नंबर से भी एग्जाम रुकता है, समझ रहे हो ना बात को। अब मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है, सर इसको क्लीन कर दीजिए प्लीज। 5 मार्कर लिखने का तरीका समझ में आया। अब बड़ा क्वेश्चन है, 11 मार्कर है, उसमें आपको 2 पेज मिलेंगे। ये 2 पेज 11 मार्कर के, ठीक है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों का योगदान बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन आएगा 3 से 4 लाइन का, इतना खूबसूरत, इतने अलंकृत शब्दों में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि पढ़ने वाले का दिल बाग बाग हो जाए, ठीक है ना। कि वीर सावरकर ने इसको मध्य प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता की ये जो है वो संघर्ष कहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको 3 लाइन में इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म करना है। उसने क्या पूछा कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व करता, ठीक है, तो आपको फिर से एक फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे उस फ्लो चार्ट में आपको लिखना है मध्य प्रदेश के प्रमुख नेतृत्व करता, या तो आप ऐसा बना लो और उसमें इस तरीके से जो है लाइनें निकाल दो, तो ये आपका फ्लो चार्ट बन गया। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो आप एमपी का चूंकि क्वेश्चन है तो एमपी के क्वेश्चन का दिमाग में क्या रख के जाओगे, एमपी का मैप, तो एमपी का मैप बना दो, ठीक है ना। एमपी का मैप बना दो कि भैया मऊ से यहाँ पे मऊ को कर दो सादत खां, लिख दिया, तो ऐसा मैप बना दो, ठीक है। ग्वालियर से झांसी की रानी, ग्वालियर बना के झांसी की रानी, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको कसम खानी है कि 11 मार्कर में या तो मैप या फिर फ्लो चार्ट देना ही देना है। अब ऐसा नहीं कि हर बार यही वाला फ्लो चार्ट देना है, अगली बार फिर से नया फ्लो चार्ट। अगली बार क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखा दिया, इसमें से पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है। अगली बार कुछ इस तरीके से दिखा दिया, बात समझ रहे ना। अगली बार गोला बना दिया, और ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने की प्रैक्टिस पहले ही कर लेनी है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे स्केल से खींच के बना रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर छूटेगा आपका, बात समझ रहे हो ना। तो अगली बार फिर कुछ इस तरीके से आपने करा, मतलब आपको कसम खानी है, आप बिल्कुल ये माइंड में आपके सेट कर लो कि इंट्रोडक्शन देना ही देना है। इंट्रोडक्शन में कई बार जो चीज पूछी है उसी को इंट्रोडक्शन में लिख दो और डब्बे में डाल दो, ठीक है। आपका डब्बा और आपकी लाइन ये लेके जाना है साथ में एग्जाम लिखने के लिए, बात समझ रहे हो ना। तो डालो उसको, दिखाओ उसको, फ्लो चार्ट और मैप। एमपी का कुछ पूछा है, भारत का कुछ पूछा है, मैप आना चाहिए, कहीं का भी क्वेश्चन हो वो मैप डालो उसमें, बात समझ गए। मैप नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या है, फ्लो चार्ट, पर कसम खा के जाओ डालना है, फिर जो पूछा है उसको लिखना है। अब ये वाला जो आपका पेज था ये इतने इंट्रोडक्शन पर उतने में खत्म होगा, नीचे 3-4 लाइनें बचेगी आपकी,
तो कारण पूछे हैं या उनका प्रमुख नेतृत्वकर्ता पूछे हैं, तो अब आप इसको इलोबरेट करोगे कि झांसी की रानी या महारानी लक्ष्मीबाई, और फिर ये यहाँ पे हेडिंग डाली, उसको डब्बे में डाला, उसके बारे में बुलेट में 4 पॉइंट बताए। अगली बार पेज में अभी झांसी की रानी हो गई, अब तात्या टोपे को बता दिया, ठीक है, उनको डब्बे में डाला, उसके बारे में 4 पॉइंट बताए, ठीक है, फिर दूसरे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे कंक्लूजन और ये अपना आंसर खत्म। अब हर बार ये पैटर्न यूज नहीं करना, अगली बार फिर से पैटर्न बदलेंगे। कॉमन क्या रहेगा आपका? इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और आपका फ्लो चार्ट। अंदर का लिखने का तरीका फिर बदल देंगे। ये आपका पेज, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बहुत जान लगाना पड़ रही है, याद नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका फ्लो चार्ट, ठीक है ना। अब आ नहीं रहा है क्वेश्चन, तो क्या करें? यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे लिखना चालू करा, पैराग्राफ में लिख दो, बदल दिया, यहाँ से नया पैराग्राफ तोड़ दो पैराग्राफ में, अगले पेज पे भी ऐसा ही। तो जो चीजें आ रही है उसको एकदम दिखाने का प्रयास करो, जो नहीं आ रही उसको पैराग्राफ में लिखो, और कसम खा के जाओ कि 11 मार्कर को तो छोड़ के ही नहीं आना है, चाहे बने चाहे ना बने। और 3 मार्कर में कसम खा के जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको एकदम छोड़ के आना है, बिल्कुल उसमें फेकोलॉजी नहीं करनी है 3 मार्कर में, क्योंकि 3 मार्कर क्या है? आपकी कॉपी का आईना है। वो मेंटेलिटी बना लेगा कि लड़का लफास है कि सही में सिंसियर है या लड़की, है ना। तो क्या करना है 3 मार्कर में? अगर आपसे शुरुआत के 4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो पेपर आप पढ़ के गए हो पर फिर भी आपके लिए कठिन है, इसका मतलब सबके लिए कठिन है। आप छोड़ के आओ। मैं तो खुद 3-4 क्वेश्चन हर बार पेपर में छोड़ के आई थी, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के, और बाकी फिर कभी रेयर ही होगा, इक्का दुक्का छूटे थे, लेकिन हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन छूटते ही हैं। जैसे वो सर ने मुझसे पूछा था कि कितने कठिन में अगर जाए बहुत ज्यादा है तो उस चीज को फिर आप छोड़ सकते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है मैम? नहीं कोई बात नहीं। 2024 के प्री की तैयारी कर रहे हो? हाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप? हाँ है ना। प्री के बाद में आपको मेंस भी है और मेंस निकालना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। तो क्या होता है कि प्री और मेंस को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे देखो अभी प्री की एकदम इनिशियल लेवल पे तैयारी कर रहे हो, तो जो भी आप टाइम दे रहे हो वो 100% है ना आपका। जैसे आप मान लो कि 8 घंटे देते हो तो उसको 8 घंटे को 100% मानो। 60% टाइम आप प्री को दो और 40% टाइम आप मेंस को दो और उसके नोट्स बनाओ। जैसे जैसे प्री आपकी आगे आती जाएगी, जैसे प्री का 2 महीना बचा तो फिर प्री को 100% टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या होगा कि जब फिर प्री आपकी चली जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार आपके नंबर संतोषजनक हैं, तो फिर आपको पूरा दिन रात सब कुछ छोड़ के, पूरी दुनियादारी छोड़ करके आपको मेंस की तैयारी में लगना पड़ेगा 10 से 12 घंटे। अगर आपको 1 शॉट में कि प्री क्वालिफाई हुई और 1 शॉट में आपको मेंस जो है वो निकालनी है तो, ठीक है सर, थैंक यू। है ना, देखो एग्जाम में कंटिन्यूटी नहीं आ पाती, ये भी बच्चों के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है ना। सब चीज़ हम कर रहे हैं, जो जो हमको हमारे टीचर ने बताया है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बताया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रोज नहीं कर पाते, है ना। तो रोज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको अंदर से करना चाह ही नहीं रहे, आप उस चीज के लिए सीरियस ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए वो अंदर से ही मैम आपको मोटिवेशन लेकर के आना है, आपको ठानना ही है। आप जब सुबह उठो तो आप टारगेट बना लो कि आज ये वाला पोर्शन मुझे पढ़ना ही है। अब मान लीजिए कि आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है पढ़ने की, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर उस दिन आप बिल्कुल मत पढ़ो, स्किप कर दो वो दिन। पर अगले दिन ठानो कि जब पढ़ोगे तो ईमानदारी से ही पढ़ो, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम।
देखो कार्य संतुलन को, मन को डाइवर्ट होने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने भी मेरिट के बात की ना, तो मैं तो चिकना घड़ा बन गई थी यार। कोई कुछ भी बोले, मेरा बस यही रहता था कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है ना। मैं फालतू ज़्यादा मतलब सोशल भी नहीं हो पाती थी, और सिर्फ पढ़ने पे ही मैं फोकस रखती थी। लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है, कौन सी नई पिक्चर आई, किसकी शादी फिक्स हो गई, किसकी नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों से ना मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरा बस एक ही लक्ष्य था और मुझे वही दिखता था। तो जब आप ये चीज़ आपको अंदर से लानी पड़ेगी। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि एक चिंगारी, वो चिंगारी एक हर एक अभ्यर्थी के अंदर जलना चाहिए, जो आगे जाके धमाका करने वाली है, ठीक है ना। तो जब वो चीज़ आप लेकर के आओगे ना, अंदर से इतना खुद को मजबूत करना है आपको कि आप डेफिनेटली देखना आप कर पाओगे। एक बार आप करो, दो अपना 100%, ठीक है। मैम जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो उनको मैं टीम में तैयार करने की जरूरत है। मेंस के देखो जो सिलेबस है ना आपका, मैं तो हमेशा सिलेबस रख के करती थी। सिलेबस में जो है ना उसको आप पूरा पढ़ लो, और आप और क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले टॉपिक से कितना डीप जा रहा है, तो उतना डीप आप पढ़ो। अननेसेसरी ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये सब आपको वही मैंने बताया ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मालूम पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बजे तक घर पहुंचेगा सेंटर से, 3 बजे तक खाना खाएगा, और 3 से 4 थोड़ा माइंड को फ्रेश करके 4 बजे से पढ़ने बैठेगा, तो बताओ क्या एक दिन में पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, पूरा मर भी जाए वो अपना, पूरा रात भी लगा दे। अब सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पेपर देना है तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3 या 4 घंटे की तो नींद लेना ही पड़ेगी आपको, तब भी आपका पूरा रिवीजन नहीं हो पाता। तो उस समय में आप उन कठिन चीज़ों का रिवीजन कर लो जो आपको याद नहीं है ना। तो रिवीजन मस्ट है सब। अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है ना, तो आप लिख के देख लो फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, सब लोगों के क्वेश्चन हो गए? हाँ, नमस्ते। जैसे आपने जो 3 मार्क वाले आंसर आए थे और 5 मार्क वाले, इसमें सब सीमा के लिए 10 सीमा, और इसमें लिखा 1 या 2 पंक्ति उत्तर दी, 3 पंक्ति भी यूज कर सकते हैं। जितनी पंक्तियां है ना लिखने के लिए जगह, वो पूरी भर दो। ऐसे उसमें 5 से 6 लाइन यूज की। हाँ हाँ, पूरी लाइनें भर के आओ। शब्द सीमा ये आपका देखना काम नहीं है, आपको तो जितनी लाइन लिखी है ना वो आपको पूरी भर के आनी है। जितना दिया पूरा भर के आना। जितनी लाइनें दी है सब में वहाँ पे जगह दी है ना आपको, 3 मार्कर के लिए 3 लाइन दी है, तो पूरी भर के आओ। पर अब उसमें कोई छोटा क्वेश्चन आ गया फैक्चुअल, जो एक ही शब्द में आंसर आपका कंप्लीट हो रहा है, जैसे अभी मैंने लोक सेवा दिवस वाला बताया था, तो वो पूरा उसको आपको लिख के आना है, ऐसे करना है। मतलब क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। वो जितनी जगह है वो तो पूरी फुल यूटिलाइज करनी है 5 मार्कर और 11 मार्कर में। जैसे आपने फ्लो चार्ट वाला बताया, फ्लो चार्ट में जैसे 5 नंबर कोई भी कारण पूछे या कुछ भी पूछा, हाँ, फ्लो चार्ट में बीच में कारण लिखा और आजू-बाजू पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, जितने कारण बता सकते हैं, हाँ हाँ, कारण 9 कारण बता दिए, बिल्कुल। डिटेलिंग करना, तो उसकी हेडिंग मत लिखो, उसकी डिटेलिंग के फॉर्म में ही आपको 2-2 3-3 लाइन में लिखना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अपनी कॉपी डाल दूंगी, तो आप उसको देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से आप लोगों ने मैम की बात को सुना। वो पहली बार पर्सनल में मतलब पहली बार मैम ने जो डिटेल में सारी जानकारी दी है, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुद लिख के बताया है कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार से चीज़ों को लिखना चाहिए। मैम के पूरे लेक्चर को मैं 2-3 पंक्तियों में समापन करता हूँ कि एक चीज़ मैम ने बताई कि शादी अंत नहीं। तो अगर आप इस चीज़ को लेके बैठे कि अगर हमारी लाइफ बदल जाएगी, तो मैम ने शुरुआत ही यहीं से करी थी कि शादी अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो आपके लिए नई बिगिनिंग होगी। दूसरा मैम ने ये बताया कि सोच बड़ी रखें, आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी होना चाहिए। आप अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे ऊपर का सोचें, बेस्ट सोचिए कि सबसे अच्छा अपना पोटेंशियल हम कहाँ निकाल सकते हैं। तीसरा, तैयारी करने के लिए आप सिलेबस की जानकारी पूरी रखें। आप एक योद्धा हैं तो आपको युद्ध में किन हथियारों की जरूरत पड़ना चाहिए, वो आप अपने हथियार लेके चलें, उनकी धार तेज रखें और फिर एग्जाम दें। ये बात मैम बताई। तीसरा, अपना एक टाइम टेबल आप हमेशा रखें कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है। इन्हीं बिंदुओं पर मैम ने अपने पूरे लेक्चर को समाप्त करा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कीमती समय के लिए। बहुत अच्छे
बात मैंने आपको कही थी कि बिल्कुल नारी शक्ति, उसी शक्ति से, उसी एनर्जी से, उसी चाव से मैम ने अपने विद्यार्थियों को इतने प्यारे तरीके से समझाया। और मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पर बीएससी वाले स्टूडेंट नहीं थे, उन लोगों का भी इंटरेस्ट बना कि हाँ, हम ऊंची तैयारी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने संघर्ष किया है तो मैं हर विद्यार्थी की जो तकलीफ है उसको समझ सकती हूँ कि कितना प्रेशर रहता है फैमिली वालों का और कितना बर्डन रहता है। तो ये सारा प्रेशर झेलते हुए एक बच्चे को तैयारी करना पड़ती है। और अगर आप आज के समय में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो अकेले आपकी एग्जाम नहीं होती है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके संघर्ष, मतलब हर तरीके से आपको ठोक बजाया जाता है। और MPPSC के इंटरव्यू में तो ये होता है कि मतलब 15 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं इंटरव्यूअर कि हमको स्वर्ग में भेजना है कि नर्क में भेजना है, मतलब अच्छे नंबर देना है या बाहर करना है कैंडिडेट को। तो मतलब लक भी सारी चीज़ें चलती हैं, पर सफलता जो मेहनत है वो चाबी है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि यार मेरी किस्मत में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा जीरो से। सब लोग शुरुआत में अनजान होते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। शुरुआत करो तो सही, एक बार सोचो तो सही, ठीक है। जैसे मेरा बैकग्राउंड था, मुझे कुछ भी नहीं पता था PSC के बारे में, तो ऐसे आप लोग भी आज हो कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। और अगर आप लगे रहते हो, भले ही आप धीरे धीरे ही सही, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मैम आपके नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं उनको अभी आप लोगों को मैं अपने नोट्स की कुछ कॉपीज़ जो है वो डलवा दूंगी। और MPGK जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है MPSC की हर एग्जाम में, तो मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि मैं उसको एक बुक के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके आपको उसकी प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। बाकी आप लोग सब अगर मुझे मेरी एक भी बात को आपने आत्मसात किया हो अगर आज, तो मैं सच बोल रही हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से पढ़िए, है ना। आपके मम्मी पापा ने सच में आपको बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशा के साथ यहाँ पे आपको भेजा है ना। ज़्यादा इधर उधर की फालतू की बातों में आप ध्यान ना लगाएं, ठीक है। ज़्यादा रिलेशनशिप मेंटेन करने पे ध्यान ना आप दें, है ना, आपके लिए ज़्यादा सही होगा। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको आपकी पसंद का लड़का या लड़की आपको मिल जाएगी। अभी सबसे जो मेन चीज़ आपकी है वो आपकी पढ़ाई होना चाहिए, वो ही आपका सब कुछ है। और विद्या ऐसी चीज़ है जो एकदम आदमी खाली है, दोनों हाथ खाली है, उसके जेब खाली है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी उसको बहुत कुछ दिला सकती है, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे नहीं आए हैं, सभी सामान्य परिवार से आए कि हमारे माता पिता ने हमको बहुत सी पूंजी लगा दी और हमने फलाना बड़ा उद्योग खड़ा कर लिया। नहीं, हम ये नहीं है, हम साधारण परिवार से बच्चे हैं। तो विद्या आपकी वो ताकत है बच्चों कि वो आपको बहुत बुलंदी तक, बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसका आप मजाक मत बनाइए, नहीं तो वो आपका बना देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत बनाने के लिए संस्था की ओर से एक स्मृति चिन्ह श्री आदित्य सर प्लीज सर वो तो आपका बेस बनाया ना, तो उसकी चीज़ को भी आप उसमें इंक्लूड करो ना। वो कुछ कॉपी में आपकी रह गई है कुछ चीज़ें, तो उसको आप देखो। क्या होता है कि ये एग्ज़ाम 10th की तो है ही नहीं कि दिग्दर्शिका और शिवलाल लेके निकाल ली, थोड़ा मैंने क्या बताया 30% आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो मतलब लक भी सारी चीज़ें चलती हैं, पर सफलता जो मेहनत है वो चाबी है जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि यार मेरी किस्मत में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा जीरो से। सब लोग शुरुआत में अनजान होते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। शुरुआत करो तो सही, एक बार सोचो तो सही, ठीक है। जैसे मेरा बैकग्राउंड था, मुझे कुछ भी नहीं पता था PSC के बारे में, तो ऐसे आप लोग भी आज हो कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। और अगर
लगे रहते हो, भला ही आप धीरे धीरे ही सही, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मैम आपके नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं उनको अभी आप लोगों को मैं अपने नोट्स की कुछ कॉपीज जो है वो डलवा दूंगी। और MPGK जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है MPSC की हर एग्जाम में, तो मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि मैं उसको एक बुक के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके आपको उसकी प्रोवाइड करवाऊँ।